अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर का नाम लिखा चैप्टर 7 का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तकरीबन 7 चैप्टर बनते हैं इसके, 6 से 7 ये हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसके अंदर से बोर्ड के लिए 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट हैं। और वैसे भी थ्योरी के हवाले से ये वाले चैप्टर अगर समझ कर पढ़ लिए जाएं, याद कर लिए जाएं तो आसान है। थ्योरी में तो हमें ये है कि चैप्टर याद करते हुए पूरे का पूरा चैप्टर थॉरोली पढ़ना होगा। इसमें कुछ रिएक्शंस आएंगे, अगर आप उनको समझ लेते हैं तो रिएक्शंस को आपकी प्रैक्टिस होगी लिख कर, तो उतना ही आसान हो जाएगा ये वाले जो चैप्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते थे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके इंट्रोडक्शन में वो कहता है कि अबाउट 200 ईयर्स अगो, तकरीबन 200 साल पहले केमिस्ट ने क्या किया, कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया 2 तरह से। एक टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरी टाइप थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो और कंपाउंड्स को उन्होंने क्लासीफाई किया किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और उनकी प्रॉपर्टीज़। वो कंपाउंड के ओरिजिन कहाँ से वो अखज़ हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बिना पर उन्होंने उनको क्लासीफाई किया 2 तरह से। एक थे ऑर्गेनिक और दूसरे थे इनऑर्गेनिक। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, और उनका ओरिजिन भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। प्रॉपर्टी का डिफरेंस ये है कि हमने आगे इसी में एक टॉपिक पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम बॉन्डिंग की नेचर देखें तो जनरली वो होती है कोवलेंट, और अगर हम इनऑर्गेनिक के अंदर बॉन्डिंग की नेचर देखें तो वो कौन सी होती है, आयनिक। तो देखें, हमें यहाँ बॉन्डिंग के हवाले से पता चला कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कोवलेंट वालों से क्या होती है, डिफरेंट। और भी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक की हम पढ़ेंगे जो कि दूसरे कंपाउंड को इनसे क्या करती थी, डिफरेंट करती थी। तो एक तो ओरिजिन के ओरिजिन डिफरेंट होता था, उनको ऑर्गेनिक कहते थे, दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज़। ओरिजिन के हवाले से साइंटिस्ट था बर्जीलियस। ये थोड़ी सी ना जो हिस्ट्री है ये आप लोगों ने मैटर के अंदर भी पढ़ी होगी। तो साइंटिस्ट था बर्जीलियस, उसने कहा हम किस तरह से डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनका ओरिजिन जो है वो होगा लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे, प्लांट्स और एनिमल के ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि सिंथेसाइज किए जाएं, कहाँ से, प्लांट से, एनिमल से, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और इसके हवाले से उन्होंने उस टाइम एक थ्योरी पेश की, ये थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, वाइटल का जो वर्ड है ये लिया गया वाइटा से, मतलब नेसेसरी, ज़रूरी। फोर्स मीन के साइंटिस्ट कहते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। तो इस थ्योरी को क्या नाम दे दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसका मतलब उस वक्त पे साइंटिस्ट ने ये आइडिया बना लिया कि चूंकि एक ऐसी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, प्लांट्स और एनिमल्स में, तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन भी क्या होगा, लिविंग थिंग्स होंगी। तो फिर उन्होंने इस हवाले से बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर सिंथेसाइज्ड और मेड बाय लिविंग थिंग्स, या विच वी गेट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। और जिनका ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मिनरल्स हैं जैसा कि नेचुरली ज़मीन पर पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। फिर इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, ये तकरीबन 1882 की बात है, जब साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वुहलर। ठीक है, ये इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करते हुए इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसने सिंथेसाइज किया कहाँ से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन क्या था? सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स, मतलब उसका ये था कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर ऑर्गेनिक प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये थी यहाँ पर बात वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर। लेकिन इस चीज़ को रिजेक्ट किया आकर फ्रेडरिक वूलर ने 1882 में, जब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया लेबॉर्ट्री में फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्टेड हो गई। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने सिंथेसाइज किया? यूरिया। हमें पता है यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूरिन के अंदर मौजूद होता है, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक है। तो उसको उसने सिंथेसाइज कर लिया था लेबॉर्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है अमोनियम सायानेट। ठीक है, क्योंकि ये जो अमोनियम सायानेट है ये इस फ्रेडरिक वूलर ने डिफरेंट स्पीशीज को यूज करते हुए, डिफरेंट कंपाउंड को यूज करते हुए सिंथेसाइज किया था। इसकी इनऑर्गेनिक नेचर है, हम सिंपली लिख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी आयनिक नेचर से। ठीक है, तो ये इसने क्या कर लिया? सिंथेसाइज किया। इसके ऊपर वो वर्क कर रहा था अमोनियम सायानेट पर। जैसे उसने इस पे वर्क किया, इसकी सिंथेसिस के दौरान उसने देखा कि वो इसको जब थोड़ा सा हीट करता है तो ये डीकंपोज होकर इस फॉर्म में चेंज हो जाता है जो कि यूरिया। और यूरिया क्या था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया इनऑर्गेनिक से, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। अब इसके लिए ना डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जहां से ये बनाया गया था। जैसा कि उसने जो काम किया था वो था लेड सायानेट और अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लेते हुए इसको सिंथेसाइज किया। जब इसको सिंथेसाइज कर लिया तो वो कहता है इसको हीट करने पर ये रिवर्सिबली डीकंपोज होकर चेंज हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसका नाम क्या है? यूरिया। तो ये थी भाई कि फ्रेडरिक वूलर ने आकर वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ फ्रेडरिक वूलर रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है ये इसका थोड़ा सा काम जो है कि इसने अमोनियम सायानेट से क्या कर लिया था? यूरिया सिंथेसाइज किया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कर लेना है। अच्छा, ये तो हमने ऊपर अभी उसकी ओल्ड डेफिनेशन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम कहते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसकी बाद में मॉडर्न डेफिनेशन बनी। वो कैसे? कि जब उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो फिर साइंटिस्ट ने ये काम कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक से सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो फिर आगे उन्होंने लिखा कि फिर मिलियंस ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री के अंदर क्या किए जा चुके? सिंथेसाइज किए जा चुके। ठीक, ये लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको मिलियंस के अंदर वो कहता है क्या कर लिए? सिंथेसाइज कर लिए। अच्छा, फिर उन्होंने इसकी एनालिसिस करना शुरू कर दी कि हम एक ऑथेंटिक डेफिनेशन जो है, ऑथेंटिक क्राइटेरिया बनाते हैं कि जिस पर हम किसी कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर सकें कि आया वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो इसके बारे में ऐसा करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब एनालिसिस की, तो एनालिसिस कर कर साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब हम इसकी एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? उसमें कार्बन मौजूद है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो उन कंपाउंड्स को बोलेंगे इसमें बेसिक जो होगी वो क्या मौजूद होगी? कार्बन। इसके अलावा और भी कंपाउंड एलिमेंट मौजूद हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या थे? मौजूद थे। तो अब किन कंपाउंड, जब उन्होंने ये स्टडी की कि एलिमेंटल एनालिसिस से पता चला कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हो, इसके अलावा ये वाले एलिमेंट भी मौजूद हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कह सकते हैं। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसका मतलब है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखें, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखें, बाइकार्बोनेट लिखें, कार्बोनेट लिखें, सायानाइड लिखें, ये तमाम के तमाम जो कंपाउंड हैं इसका मतलब ये भी ऑर्गेनिक होने चाहिए, क्योंकि इनमें कार्बन के साथ साथ क्या है? ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जब स्टडी की गई
ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए जब देखा गया तो ये वाले तमाम के तमाम कंपाउंड जो थे वो ऑर्गेनिक नहीं थे, तो इसका मतलब फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक नई डेफिनेशन बननी थी। फिर जब उन्होंने मज़ीद और ज़्यादा स्टडी किया तो ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ एक और असेंशियल एलिमेंट मौजूद है और वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन थी वो ये बनी, स्टडी ऑफ दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन, और अदर एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो भी मौजूद हो सकते हैं। तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये असेंशियल था किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो इसलिए उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक और वर्ड यूज हो गया और वो बन गया हाइड्रोकार्बन। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, हम उनको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन से और कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक, अच्छा, अब ये जो डिफरेंस था कि हमने इनको ऑर्गेनिक जो है वो क्यों नहीं कहा, यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इनको ऑर्गेनिक इसलिए नहीं कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ये प्रॉपर्टी है कि उनकी डेरिवेटाइजेशन करके, डेरिवेटाइजेशन क्या होती है, डेरिवेटिव बनाना, अखज करना, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर हम उससे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। इसको कहते हैं डेरिवेटाइजेशन, कि उसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाकर नया कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज कर लेना, ये होती है डेरिवेटाइजेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जिनके बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, तो इनके अंदर ऐसी बात नहीं थी, इसलिए फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इनको उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बल्कि किस कैटेगरीज में रख लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए चूंकि हाइड्रोकार्बन का वर्ड यूज हुआ और साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिनके बहुत सारे डेरिवेटिव्स होंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिर नई डेफिनेशन बनी जो कि आपकी बुक में ब्लू लाइंस में लिखी गई कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन हाइड्रोकार्बन एज वेल एज देयर डेरिवेटिव। जो हाइड्रोकार्बन के जितने डेरिवेटिव्स होंगे ये दोनों की तमाम की स्टडी क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन बनी आकर फिर मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि फीचर्स of the organic compounds या what are the properties of the organic compounds, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम किसी कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो अब टॉपिक है इसमें फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें पहला जो फीचर है वो है पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, कि क्यों बेसिक स्केलेटन कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें नंबर 1 कार्बन इसलिए कि वो एक एनेमोलस डिफरेंट बिहेवियर शो करती है जिसकी वजह से ये बुनियादी रुकन बना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो वो पिकुलियर बिहेवियर कार्बन का है क्या कि कार्बन जो है ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाती है, जैसा कि अभी हमने देखा ऊपर कि मिलियंस ऑफ दी कंपाउंड जो थे वो ऑर्गेनिक क्या हो चुके, सिंथेसाइज बाय डेरिवेटाइजेशन मेथड। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो कार्बन के मौजूद हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, एक डिफरेंट बिहेवियर है। ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड किस तरह से बने कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मीन कि वो अपने जैसे एटम के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाता है लॉन्ग चेन की फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में, ठीक है, जिनका डिफरेंट साइज और जो है स्टेबिलिटी होती है। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को कि दिस दे हैव अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दे मेड बॉन्ड विद अदर कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है, और रिंग्स की फॉर्म में भी और चेन की फॉर्म में अटैच होते हुए ये डिफरेंट साइज के कंपाउंड बनाता है। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बोला करते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन का ये एक पिकुलियर बिहेवियर है कि वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो रखता है। इसके इस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे जो हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए और बहुत सारे इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी कैटिनेशन। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लिखें तो ये कार्बन इस तरह से देखें, अपने जैसे कार्बन से जुड़ता जाएगा, तो जितने मर्जी कार्बन जुड़ते जाएं 30, 40, 50, ये इस तरह से लॉन्ग चेन की फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। इसी तरह से आपने ये एक सिंपल एग्जांपल देखी होगी बेंजीन की, जिसमें 6 कार्बन जो हैं वो रिंग फॉर्म में अटैच हैं। तो ये रिंग इससे ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। जैसा कि ये एक मैंने कंपाउंड बनाया, इस कंपाउंड का नाम है ऑक्टाटेट्राईन। इसमें 8 कार्बन हैं, तो यहाँ 6 थे, यहाँ 8 हैं। ये कॉर्नर कार्बन को जाहिर करते हैं। तो ये रिंग की फॉर्म में देखें कार्बन एटम क्या है, अटैच हैं, जिसमें देखें इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज लार्ज है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी को अपने जैसों के साथ जुड़कर वेरियस साइज के शेप के कंपाउंड बनाता है जो कि स्टेबल भी हैं। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन, जो कि डिफरेंट बिहेवियर है इस ग्रुप में सिर्फ कार्बन का। सिलिकॉन भी कहते हैं अटैच हो सकती है, वो भी अपने जैसों के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बना सकती है, लेकिन कहते हैं उसका साइज लार्जर होने की वजह से उसके कंपाउंड स्टेबल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ पिकुलियर बिहेवियर किसका है, कार्बन का। नंबर 2 फीचर आ गया इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में, पहला पिकुलियर बिहेवियर। नंबर 2 फीचर आ गया इसका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम नेचर देखें, उनकी बॉन्डिंग की, तो वो नॉन आयनिक नेचर रखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो वो कौन सी होती है, कोवलेंट। उनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग जो है वो नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन, वो आयनिक रिएक्शन जो हैं वो नहीं दे सकेंगे। ये उनकी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। नंबर 3 तीसरी प्रॉपर्टी उनकी, दे सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी मीन, मैंने कहा कि आप एक कंपाउंड लेकर उसके बहुत सारे डेरिवेटिव बना सकते हैं जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। अब उन डिफरेंट कंपाउंड्स का क्या होगा कि इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक से हम बहुत सारे आगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में वो ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है कि दे फॉर्म अ सीरीज विच इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। होमो मीन सेम और लोगी मीन बिहेवियर। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लेकिन वो एक सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दे हैव अ सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। और वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम कहें कि ये एक सीरीज बन गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनका बिहेवियर सिमिलर है, तो ये सीरीज क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। होमोलोगस सीरीज के क्या करैक्टर होते हैं कि इसमें डिफरेंट कंपाउंड का सिमिलर बिहेवियर होता है, जैसा कि उनका केमिकल रिएक्शन जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है, इसी तरह से उनमें आपस में फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो सिमिलर होगा कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप जो है ये उनका आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये इनके अंदर प्रॉपर्टी आ गई ऑर्गेनिक की कि इनका फीचर ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एक सीरीज की फॉर्म में एक टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। ये इनऑर्गेनिक के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये तीसरा फीचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद है कि दे हैव अ सिमिलैरिटी इन देयर बिहेवियर। जैसा कि आप ये देखें, ये है मीथेन। इसी तरह से हम इसमें आगे लिखें तो ये इथेन, इसी तरह से प्रोपेन। अब इन सब के अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड को हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये इस सीरीज ऑफ द कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है। इन सब का केमिकल बिहेवियर, केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होगा, सेम होगा। और इनमें एक और डिफरेंस ये कि अगर हम इनमें एक कंपाउंड टू अदर दूसरे कंपाउंड में मूव करें तो इसमें CH2 ग्रुप का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो होमोलोगस सीरीज क्या होगी, इन विच आ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सक्सेसिव मेंबर आर डिफर ड्यू टू CH2 ग्रुप। ठीक है, दिस सीरीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज इन विच कंपाउंड्स हैव सिमिलर बिहेवियर, जैसा कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जैसा कि उनका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा। नंबर 4 इनका फीचर आ गया कि कॉम्प्लेक्सिटी।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो दीज आर जनरली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन बहुत बड़े बड़े साइज के होंगे जिसमें बहुत सारे एटम जो हैं वो मौजूद होंगे। जैसा कि अगर हम एग्जांपल देखें स्टार्च की, तो स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 इंटू एन नंबर 50 60, मतलब ये एक छोटा सा फार्मूला है। ग्लूकोज में से वाटर निकाल दें तो C6H10O5, ये इस तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, तो बहुत सारे एन नंबर मीन बहुत सारे जब जुड़ेंगे तो फिर हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम क्या होगा, स्टार्च। इसका मतलब ये स्टार्च जो कंपाउंड होगा ये कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल जो हैं मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी तरह से अगर आप एग्जांपल देखें प्रोटीन की, तो चूंकि प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपने पढ़ा है अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, और कब, जब 10,000 या इससे ज्यादा अमाइनो एसिड जुड़े हों तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन। इसका मतलब ये भी एक कंपाउंड ऑर्गेनिक क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा हो, या ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो, उनको क्या बोला करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला करते हैं। फिर इनकी पांचवी प्रॉपर्टी के दे शो देयर रिएक्शंस आर स्लो। नंबर 5 कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो होगा। ठीक है, जनरली ऐसा क्यों है, हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, और अगर हम इनकी नेचर देखें तो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने देखा होगा जितने भी कोवलेंट टाइप कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर जब हम इनके रिएक्शन करें तो इसमें दो फिनोमिनाज होते हैं, बॉन्ड मेकिंग और साथ साथ बॉन्ड ब्रेकिंग। आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन करें तो उनमें सिर्फ बॉन्ड मेकिंग होती है, कोवलेंट में दोनों काम होने की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो, और दूसरा इनकी यील्ड प्रोडक्ट की वो भी क्या होगी, लो होगी। इस वजह से कि हम जितने भी आगे जाकर देखेंगे ज्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शन रिवर्सिबल होंगे, और आपने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन में जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो लो मिलती है क्योंकि उसमें रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो इनकी यील्ड भी क्या होगी, लो होगी। छठी प्रॉपर्टी इनकी आ गई सॉल्युबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली चूंकि आमतौर पर ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, कुछ हैं जो कि पोलर भी हैं। जनरली अगर हम बात करें जैसा कि इन्हीं की मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। तो इसी तरह से पेट्रोलियम देख लें, ये नॉन पोलर है, बेंजीन देख लें, ये नॉन पोलर जो कंपाउंड्स हैं। तो ये इसका मतलब है सॉल्युबल भी किसमें होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसा कि बेंजीन देख लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड देख लें, इसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड्स देख लें, इनके अंदर सॉल्युबल होंगे, ये इनकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। लास्ट इनकी फीचर के दे शो अ फिनोमिना विच इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमने इसी चैप्टर के एंड पर पढ़नी है। क्या होती है आइसोमेरिज्म, आइसो मीन सेम, ठीक है, और मर मीन यूनिट। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, या बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। आइसोमर मीन सेम, मर मीन क्या होता है, यूनिट। ठीक है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, और ये फिनोमिना होगा आइसोमेरिज्म। तो बहुत कम है ऐसा, बहुत सारे के सारे तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ये फिनोमिना शो करेंगे, जिसको हम क्या बोला करते हैं, आइसोमेरिज्म। जिसके अंदर अगर हम एग्जांपल लिखें, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी कि ये एक फार्मूला है C2H6O। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कि हम ऑक्सीजन को एक कार्बन से अटैच करें और इधर हम ऑक्सीजन को दो कार्बन से अटैच करें। अगर इसको वैलेंसी पूरी करें तो ये देखें हाइड्रोजन 6 हैं
और कार्बन 2 हैं 1 ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन 6 हैं 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, लेकिन ये कंपाउंड जो है ये ईथर है और ये कंपाउंड क्या है अल्कोहल। तो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ये क्या कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोमर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी है कि वो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे। लेकिन ये थे फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो। ठीक है, तो आपने बताना होगा उनकी मॉलिक्यूलर नेचर होने पर इस वजह से उनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है। और वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, तो वो क्यों शो करते हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमिना, इसमें भी यही क्वेश्चन है कि कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड है तो फिर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं एक ही फार्मूला के, तो इस वजह से ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना भी क्या करेंगे शो करेंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है होमोलोगस सीरीज, उसके करैक्टर, ये कोई 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे और बाकी ये टॉपिक जो है ये लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे एंड पर के आप वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।